नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो हालिया वाक़यात हैं उन्होंने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। इन वाक़यात ने पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और तेज़ी से बेहतर होते हालात ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों को हम कह सकते हैं कि बेचैन कर दिए, परेशान कर दिए। कुछ रोज़ पहले नेक्टा के जारी करदा अलर्ट में कोयटा और पेशावर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का बाकायदा खदशा भी जाहिर किया गया था और हुकूमत ने PDM को जल्द से मुलतवी करने का भी कहा था, आपको याद होगा। और अपोजिशन ने यह मुतालिबा तस्लीम नहीं किया और जलसे के दिन कोयटा के नवाही इलाके में बम धमाका हुआ। दहशतगर्द किसी बड़ी तकरीबकारी में नाकाम रहे। अब आज पेशावर में ऐसी एक बुज़दिलाना कार्रवाई में अमन दुश्मनों ने एक मदरसे से मुतसिल मस्जिद को निशाना बनाया। अब एक रोज़ पहले भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने आपको बताया कि अपने बयान में बाकायदा धमकी दी। और क्या कहना था उनका कि भारत अब ना सिर्फ अपनी सरजमीन पर बल्कि अपने लिए खतरा बनने वाले दूसरे ममालिक में भी कार्रवाई करेगा। और भारतीय फौज के साबिक ऑफिसर हैं रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या, उनका भी बयान काबिल जिक्र है। मौसूफ ने कुछ रोज़ पहले भारत को पाकिस्तान में मजहबी फ़िरका वारियत को हवा देने और इसका फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया है। अब इस मंसूबे का तखमीना भी मौसूफ की जानिब से 3 से 5 करोड़ लगाया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। इस सारे मंजरनामे के साथ अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे में होने वाले खिताबात को सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए, जहां बलोचिस्तान के लापता अफराद के इंतहाई संजीदा मामले पर मरियम नवाज समेत दीगर जो क़यादत है उसने पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की और वहीं बलोचिस्तान की आज़ाद रियासत की भी बात की गई है। क्या ये कड़ियाँ एक दूसरे से मिलती नज़र नहीं आ रही? हम ये तो नहीं कह सकते कि ये इत्तफाक हो सकता है, ये इत्तफाक नहीं है। क्या PDM जलसे में होने वाले मुतालिबात के पीछे हम कह सकते हैं कि भारत ही छुपा हुआ है? इस बारे में बात करने के लिए, इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, आपने जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि अजीत डोवल का बयान बाकायदा धमकियां लगाई जा रही हैं, फिर जिनका रिटायर्ड एक मेजर है गौरव आर्या, उसका भी बयान आपने सुना। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? फिर इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की, और साथ ही PDM जलसे में जो जनरल साहब ज़बान बोली गई है वही ज़बान भारत से सुनने को मिलती है। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि वही ज़बान भारत बोले और वही इस जलसे में आके लोग बोलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये कहना कि हमारे ये लीडर जिन्होंने तकरीरें की ये भारत से मिले हुए हैं, ये भारत के साथ या इजराइल के साथ इनके ताल्लुकात हैं, वो इनको काम पे लगा रहे हैं, उस बहस में पढ़ने के बगैर आप यूं देख लें कि जो काम भारत करना चाहता है अगर वो आप खुद करके दे रहे हैं तो फिर आप मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए इसका तो फिर कोई बहस नहीं है उसको। असल चीज तो ये हो गई कि वो काम जो उसने करवाना था वो आपने कर दिया, आप उसके आलाकार बन गए। अब आपको कोई गद्दार कहे ना कहे, मैं उस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहूंगा। मुझे तो ये पता है कि आपने अपने मुल्क की खिदमत नहीं की, अपने मुल्क के दुश्मन की खिदमत की, क्योंकि वो ये चाह रहा था, आपने कर दिया। जनरल साहब, आप बात कर रहे थे जी भारत से कि उनकी ज़बान जो है भारत की ज़बान बोलते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं, अगर लापता अफराद की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी इस तरह अफराद लापता होते थे, तो मरियम नवाज साहिबा को तब ख्याल कभी नहीं आया था जब इनके वालिद मोहतरम यहाँ पे बल्कि बादशाह सलामत की तरह हुकूमत करते थे। अब ये क्या एक कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं? कार्ड नहीं, ये इतने झूठे और इतने खुदगर्ज लोग हैं कि अपने मफादात के लिए मुल्क की सलामती दाव लगाते हुए इनको कतन कोई शर्म नहीं आती, कोई कबाहत नहीं महसूस करते, कोई बुरा नहीं समझते। मिसिंग पर्सन का किस्सा जो है ये बड़ा सेंसिटिव है जी। और आप देखिए कि आपको इंटरनेशनली ये फेस करना पड़ जाता है जब आप ही के लोग इस तरह के नारे लगाते हैं तो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस और ये मिसिंग पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ये आपके ऊपर इल्जाम तराशी करके आपको जलीलो ख्वार करते हैं, बदनाम करना शुरू करते हैं। बिल्कुल। इनको ये कोई पूछे कि जब आपके अपने अदारे आपको बताते हैं कि हमारे पास कोई मिसिंग पर्सन नहीं है, तो आपको अपने अदारे की बात माननी चाहिए या आपको अपने दुश्मनों की बात सुननी चाहिए? इनका फर्ज ये है कि जब आप इनका अदारा कह रहा है जिसको इन्होंने सिक्योरिटी पे लगाया है वो आपको बता रहा है कि हमारे पास कोई नहीं, तो आपको दुनिया को बताना चाहिए कि अदारों में नहीं है, हमारे पास नहीं है ये सिक्योरिटी कोई भी मिसिंग पर्सन। दूसरी बात यह है कि अगर अदारों के पास हो तो किस लिए आज दिन तक ISI ने या किसी अदारे ने किसी से तावान मांगा है कि आपका बंदा तब वापस होगा, आप तावान दें? ये जो कुछ भी कभी कोई अगर कोई उठाया जाता है तो वो तफ्तीश के लिए उठाया जाता है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारियों के तहत उठाया जाता है
और फिर उसको सजा दी जाती है। इतने तालिबान जिनको सजाए मौत वगैरह ये मिलिट्री कोर्ट से हुई, वो उठाए गए थे। एक तो ये चीज समझनी। दूसरा, बलूचिस्तान में आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले होते हैं। अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं बलोच सेपरेटिस्ट, अफगानिस्तान से हटके तो ईरान की सरहद पे बैठे हुए हैं, कई हमले हो चुके हैं ग्वादर साइड पे। मरियम से ये पूछना चाहिए था कि ये जितने वहां पहाड़ों में गए हुए हैं, ये अपने घरों से मिसिंग नहीं है? ये कौन है, किधर से आ गई है? इन लोगों के घरों में जाके पूछो भाई तुम्हारे मिसिंग किधर है? मिसिंग पर्सन ये हैं। अगर किसी के घर में नहीं पता तो वो अलग बात है, या कोई घर से एक्सप्लॉइट कर रहा है इस चीज को कि भाई उधर तो चलेगा, मिलिटेंट बन गया और इधर सरकार को भी बदनाम करना शुरू कर दिया, मुल्क को भी बदनाम करना शुरू कर दिया। दोहरा काम हो गया कि आपकी औलाद जाके लड़ रही है, पहाड़ों में बैठी है या उधर अफगानिस्तान में बैठी है, और आपको उन्होंने काम दिया कि हमें मिसिंग पर्सन डिक्लेयर करके शोर मचाते जाओ ताकि हमारा मकसद पूरा, इनके ऊपर बाहर से प्रेशर आए। ये उसके आलाकार हैं जी। मरियम ने जो हरकत की है, मैं उससे कभी भी सच्चाई और किसी अच्छी खैरखाई वाली बात की तवक्को नहीं करता। जो ये मियां साहब की बच्ची है, बेटी है, मियां साहब वो शख्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हुए दीदा दलेरी से जाली कागजात जमा कराए, कौम के साथ सैकड़ों के हिसाब से झूठ बोले, खाना काबा में बैठ के कहा कि जनाब मैंने मुशर्रफ से कोई भी मैंने एग्रीमेंट नहीं किया। तो मैं उनसे, किसी से, उनके बच्चों से, किसी से सच्चाई की तवक्को नहीं करता, और मरियम ने बोला भी नहीं कभी सच। जी। और ये भी मैं कभी नहीं जी। ये भी मैं तवक्को नहीं करता कि कभी वो ऐसी बात करेगी जिससे खैरखाई होगी। ठीक है। असल किस्सा क्या है? असल किस्सा ये था कि ये खामोश थे, मियां साहब भी ठीक थे, बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवानी थी, उसके लिए बड़े सरगर्म थे, सारे वोट दिलवाए, सब कुछ किया। जैसे ही बाजवा साहब ने कहा जी ये मुझसे एनआरओ करवाना चाहते हैं, मैं नहीं कर सकता, ये फट पड़े। अब बाजवा साहब भी बुरे हो गए। अच्छा, यही सवाल जनरल साहब कि जब उनकी एक्सटेंशन के लिए आप वोट दे रहे हैं तो तब बाजवा साहब बहुत अच्छे हैं आपकी नजर में, जब आपको एनआरओ ना मिले, आपकी बात ना सुनी जाए तो वही बाजवा साहब बुरे हो गए। इतना ही आपको इतराज था जो आज आप रो रो के चीख चीख के बता रहे हैं कि इन्होंने, बाजवा साहब आज जवाब दे हैं, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, तो यार तोहफा आप लोगों के ऊपर फिर क्यों दिया उनको एक्सटेंशन के लिए? एग्जैक्टली। आप कहते हैं कि जनाब हम नहीं दे सकते, इस आदमी ने ये किया, हमारे साथ कॉल और फेल में तजाद है, ये जो कहते हैं इन जो करते हैं बिल्कुल तजाद है। क्लियर जी, तजाद जैसा, ये जमीन आसमान का तजाद है, बिल्कुल ऐसा ही। एक झूठ का पलंदा है, एक झूठ का पलंदा है, दूसरा जब आप चले जाएं तो वो दूसरी एक सरहद पार की हुई है उसने, जहां आप दाव पे लगा के बैठे हैं मुल्क की सलामती को। अच्छा, मुल्क की सलामती से मुझे याद है, अब ठीक है जनरल साहब, ये भारत की जो दुश्मनी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान की कामयाबी भारत को कभी बर्दाश्त नहीं होती है, भारत हमेशा मौके की तलाश में रहता है। अब गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म भी अफगानिस्तान से भारत की मुदाखलत की बात कर चुके हैं। अब ऐसे में पूरे हालात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है, वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज भी भारत के साथ अमन कायम करने के लिए तैयार हूँ, अमन के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये बेमौका की, बेवक्त की बात है। वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए, जो मुल्क आपके साथ क्रिकेट मैच तक नहीं खेलता उससे अमन क्या मांग रहे हैं? अमन अकेली साइड कोई एक तरफा होता है? नहीं, अमन तो एक दो तरफा अमल है। बिल्कुल, दोस्ती दो तरफा अमल है। जरूरत इस बात की है कि बजाय इसके कि आप कश्मीरियों को दुख दें, अमन की कहानियां सुना के, इस वक्त उनको रीअश्योर करने की जरूरत है। इस वक्त कश्मीरियों को बताने की जरूरत है कि ये आपकी जमीन पे काबज होना चाह रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका कल्चर, आपका दीन, हर चीज दांव पे लगाई हुई है, ये आपको आपसे ये लेना चाहते हैं, तो आपके साथ हम खड़े। अमन ख्वाहिश हो सकती है लेकिन इसलिए नहीं। मेरी तो क्लियर इस बारे में एक राय है कि भारत से कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। अगर दोस्ती हो सकती तो पाकिस्तान का वजूद अमल में आता ही ना। दो कौमी नजरिया क्या है, बिल्कुल उनकी सोच डिफरेंट है। और कायदे आज़म की आप देखें कि विजन को आप सलाम करें, दूर अंदेशी को सलाम पेश करें कि इतने साल पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना परख चुके थे हालात को कि आइंदा आने वाले सालों में सब कुछ होगा, और वही सब कुछ भारत में हो रहा है। कोई महफूज नहीं है वहां पे, कोई माइनॉरिटी महफूज नहीं है। मुसलमान वहां पे कितना सफर कर रहे हैं। ये एक दूसरा किस्सा है। इस किस्से को अगर आप खोलें तो ये है कि जो आज 21-22 करोड़ मुसलमान हैं भारत में बैठे हुए, उनका भी हल यही है। आज वो पिस रहे, हम तो अल्लाह का बड़ा करम है कि अपनी जगह पे आजाद बैठे हैं। ये सबक उनके लिए है कि जो कायद ने जो उस वक्त सोचा और हमारी नस्लों को सवार गए, वो
ये आज उन्होंने अगर अपनी नस्लों को देखना है कि वो बर्बाद और ज़िल्लो ख़ार ना हो हाँ। हिंदू के हाथों, तो उनको भी वहां पे एक अलग वतन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जो उन्होंने जद्दोजहद करनी है। जो बात हम कर रहे हैं आज यहाँ पे अपने बारे में, वो इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। जी। वो ये है कि भारत अगर आज हमारे साथ तनाज़ात अपने तय कर ले, ये बैठ के खलूस नीयत से जी। जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसके तय कर ले, तो आपके हमसाया मुल्क की हैसियत से अच्छे ताल्लुकात, अच्छे माशी ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात बन सकते हैं। आप अलहदा मुल्क हैं, हम अलहदा मुल्क हैं, लेकिन जिस तरह हम और मुल्कों के साथ तजारत करते हैं, आपके साथ हो सकती है। ठीक। आप सेंट्रल एशिया का रास्ता मांगते हैं, हम आपको रास्ता दे सकते हैं, क्योंकि जब आपकी दुश्मनी नहीं रही, ठीक है जैसे वक्त तो की फिर कमी है आप कि ये इसलिए आप ताल्लुकात की बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो बुनियाद है सारी फसाद की, वो कश्मीर का मसला है जिसको हल करना है। अगर भारत उसमें खलूस नीयत से आगे नहीं बढ़ता तो फिर किस बात की दोस्ती है, किस बात का अमन। ठीक है।